कहानी शुरू होती है 1937 से, जब जापान ने चाइना के नानकिंग पोर्ट पे हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। कुछ लड़कियों को भागते हुए दिखाते हैं जिनका पीछा जापानी सिपाही कर रहे थे। वहीं एक अमेरिकन भी था जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कुछ लड़कियां ग्रुप से अलग हो जाती हैं और एक जगह छुप जाती हैं। वो अमेरिकन भी सिपाहियों से बचता हुआ भाग रहा होता है। एक सिपाही उसे पकड़ लेता है और वो आदमी वहाँ छुपी लड़कियों को देख लेता है। वो उस सिपाही से कहता है, मैं अमेरिकन हूँ। जापानी सिपाही सिर्फ चाइनीज लोगों को मार रहे थे, पर वो सिपाही कुछ सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक दीवार टूटती है और वो सिपाही उसके नीचे दब जाता है। इस आदमी का नाम जॉन है। जॉन उन लड़कियों से एक चर्च के बारे में पूछता है। वो कहता है उसे उस चर्च में जाना है, पर वो लड़कियां कुछ नहीं कहती। जब जॉन वहाँ से जाने लगता है तो उनमें से एक लड़की कहती है वो उसी चर्च की स्टूडेंट है। जॉन उन्हें बताता है वो फादर इंग्लेमैन को दफनाने के लिए आया है। वहीं दूसरी तरफ मेजर ली मुट्ठी भर चाइनीज सिपाहियों के साथ जापानियों को रोक रहा था। चर्च के एक बच्चों का ग्रुप उन्हीं की तरफ आ रहा था जिनका पीछा जापानी सिपाही कर रहे थे। मेजर ली अपने आदमियों को पोजीशन लेने को कहता है। जापानी सिपाही एक लड़की को पकड़ लेते हैं। तभी ली उसे गोली मार देता है। ली और उसके साथी जापानी सिपाहियों को मार देते हैं और वो लड़कियां वहां से सुरक्षित निकल जाती हैं। तभी जापानी सैनिक टैंक्स के साथ उन पर हमला कर देते हैं। मेजर ली के साथ बहुत कम सिपाही थे और उनके पास टैंक्स का सामना करने के लिए हथियार भी नहीं थे। चाइनीज सिपाही पीछे हटते हैं और घरों की छत पे चढ़ जाते हैं और वहां से जापानियों पे हमला करते हैं। वो उन पे बॉम्ब फेंकते हैं। जापानी सिपाही भी घरों में ग्रेनेड फेंकते हैं। मेजर ली का एक साथी बॉम्ब लेके एक टैंक पे कूदता है जिससे वो टैंक बर्बाद हो जाता है, लेकिन इससे वो जापानियों को नहीं रोक पाते। जापानी सैनिक आगे बढ़ते हैं। उन्हें रोकने के लिए ली के सिपाही बॉम्ब्स का एक बंडल बनाते हैं और उसे लेकर टैंक को रोकने निकलते हैं। मेजर ली अपने कुछ आदमियों के साथ उन्हें कवर करता है। चाइनीज सिपाही ह्यूमन शील्ड बनाते हैं। जिस सिपाही के पास बॉम्ब थे वो सबसे पीछे था और वो सब एक लाइन में जापानियों की तरफ बढ़ते हैं। उनके बचाव के लिए उनकी छाती पे सिर्फ एक कंबल का गट्ठर बंधा हुआ था। तभी जापानी टैंक से उन पे गोलियां चलने लगती हैं और वो एक एक करके मरने लगते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते रहते हैं। आखिर में जिस सिपाही के पास बॉम्ब था वो टैंक तक पहुंच जाता है और टैंक को उड़ा देता है। अभी भी जापानी सिपाही आगे बढ़ रहे थे। तभी मेजर ली उन्हें रोकने के लिए एक बिजली के खंभे पे गोली चलाता है और वो पोल सीधा टैंक के ऊपर गिरता है जिससे उसमें आग लग जाती है। ली के साथ एक बच्चा था और उसे गोली लग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वो लड़कियां चर्च पहुंचती हैं। उनके साथ एक लड़का भी है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज लड़कियों की गिनती करता है और वो सब अंदर चले जाते हैं। मेजर ली जॉन को उन लड़कियों के साथ चर्च के अंदर जाते देखता है। जॉर्ज जॉन को बताता है फादर इंग्लेमैन की बॉडी यहाँ बाहर थी और तभी यहाँ बॉम्ब गिरा। वो कहता है लड़ाई शुरू होने के बाद कई बच्चों के माँ बाप उन्हें यहाँ से ले गए और जिन बच्चों का कोई नहीं है वो अभी भी यहीं हैं। जॉन पूछता है तो यहाँ सिर्फ तुम और लड़कियाँ हैं? जॉर्ज कहता है हाँ। जॉन कहता है उसे फादर इंग्लेमैन को दफनाने के लिए यहाँ बुलाया था और वो ऐसे माहौल में भी यहाँ तक आया है, इसलिए उसे उसके पैसे चाहिए। जॉर्ज कहता है उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जॉन को उस पर भरोसा नहीं होता। जॉन चर्च के अंदर जाने लगता है। जॉर्ज जॉन से पूछता है क्या वो ट्रक ठीक कर सकता है। वो चाहता था जॉन ट्रक ठीक करके उनकी नानकिंग से निकलने में मदद करे, पर उसके पास कोई औजार नहीं थे। चर्च में लड़कियां प्रेयर कर रही थी। शू के पिता ने सब लड़कियों को नानकिंग से निकालने का वादा किया था, पर वो अभी तक नहीं आया। एक लड़की शू के पिता के बारे में बुरा भला कहती है। वो कहती है वो सब शू के पिता की वजह से यहाँ फंसे हैं। इस पे शू को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों लड़ने लगती हैं। तभी जॉर्ज और जॉन वहाँ आते हैं और उन्हें रोकते हैं। जॉन चर्च का डोनेशन बॉक्स ढूंढने लगता है। वो फादर इंग्लेमैन के रूम में जाता है और वहाँ भी ढूंढता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। जॉन पूछता है चर्च की वाइन कहाँ है। जॉर्ज कहता है उनके पास वाइन भी नहीं है। जॉर्ज फिर से जॉन को ट्रक ठीक करने को कहता है, लेकिन जॉन उसे इशारा करता है इसके लिए वो पैसे लेगा जो जॉर्ज के पास नहीं थे। तभी चर्च के बाहर कुछ लड़कियां आती हैं। जॉर्ज उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। इन लड़कियों को लग रहा था चर्च वेस्टर्न कंट्री की प्रॉपर्टी है, तो जापानीज यहाँ नहीं घुस सकते। तभी उनमें से एक लड़की अपना बैग अंदर फेंक देती है और उसे देख के बाकी लड़कियां भी अपना बैग अंदर फेंक देती हैं और दीवार चढ़ने लगती हैं। तभी जॉर्ज एक डंडा लेके भागता हुआ उनकी तरफ आता है और उन्हें दीवार से नीचे उतरने को कहता है। शोर सुन के चर्च के बच्चे भी बाहर क्या हो रहा है देखते हैं। तभी वो लड़कियां अंदर आ जाती हैं और चर्च का दरवाज़ा खोल देती हैं, जिसके बाद बाहर खड़ी सभी लड़कियां अंदर आ जाती हैं। ये लड़कियां नानकिंग के रेड लाइट एरिया से थी और उन्हें देख के जॉन बहुत खुश होता है। इसके बाद जॉन चर्च के बच्चों के लिए ब्रेड बनाता है और जो लड़कियां रेड लाइट एरिया से थी वो चर्च के वाइन सेलर पे कब्जा कर लेती हैं। जॉन को नहीं पता था वो लड़कियां बेसमेंट में हैं। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज़ आती है और उसे पता चलता है वो लड़कियां यहाँ नीचे हैं। इसके बाद वो लड़कियां ऊपर आ जाती हैं और उनके पास वाइन देखकर जॉन नीचे जाता है और वाइन की बॉटल्स ले आता है। वो उनके लीडर मो से फ्लर्ट करता है, लेकिन मो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को मो जॉन के पास आती है। जॉन को लग रहा था मो उससे इम्प्रेस होकर उसके पास आई है,
लेकिन मो के आने का मकसद कुछ और था। वो चाहती थी जॉन उसे और उसके साथियों को नानकिंग से बाहर निकाले। वो कहती है जॉन फॉरनर है और जापानी सिपाही किसी भी फॉरनर को नहीं मारेंगे। जॉन कहता है तुमने बाहर के हालात देखे हैं ना। वो कहता है वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद मो वहाँ से जाने लगती है। जॉन उसे रोकता है। मो कहती है अगर जॉन ने उनकी मदद की तो सब लड़कियां जॉन का शुक्रिया अदा ऐसे करेंगी जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी मेजर ली को दिखाते हैं। वो उस घायल बच्चे को चर्च ले आता है। वहीं जॉन फादर इंग्लैमैन के कमरे की तलाशी लेता है, पर वहाँ कपड़ों के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। मेजर ली उस बच्चे को बेसमेंट में लाता है। ली उन्हें बताता है इस बच्चे का कोई नहीं था, इसलिए हमने इसे अपने साथ रखा। ली कहता है मैं इसके लिए अब कुछ नहीं कर सकता, मैं बस इतना चाहता हूँ मरते वक्त ये बाहर ठंड में ना रहे। और वो उसे वहीं छोड़ के जाने लगता है। मो उसे रोकती है। तभी जॉन शराब के नशे में वहाँ आता है और मो से बदतमीजी करने लगता है। ली उसे रोकता है और वहाँ से चला जाता है। जॉन नशे में होता है, इसलिए मो भी वहाँ से चली जाती है। मेजर ली चर्च के पास की एक बिल्डिंग में रात बिताता है। अगले दिन चर्च की एक स्टूडेंट उन लड़कियों को बाथरूम यूज़ करने से रोकती है और उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में जॉर्ज भी वहाँ आ जाता है। वो लड़ाई छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी उस लड़की को गोली लगती है और वो मर जाती है। सभी बेसमेंट में सेलर की तरफ भागते हैं। तभी जॉन की भी नींद खुलती है। वो देखता है जापानी सोल्जर चर्च में घुस रहे थे। गोली की आवाज़ से ली भी उठ जाता है। चर्च में भगदड़ मच जाती है। जॉन भी अपना सामान उठाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। जापानी सिपाही अंदर आ गए थे। मेजर ली चर्च से बाहर आने वाले रास्ते पे ग्रेनेड छुपाता है। मो और उसके साथी बेसमेंट में छिप जाते हैं। जब तक बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, एक जापानी सिपाही वहाँ आ जाता है और शू लड़कियों को ऊपर की तरफ ले जाती है। वो सिपाही उनका पीछा करते हैं। ऐसा करके शू ने मो और उसके दोस्तों की जान बचाई थी। कुछ लड़कियां लाइब्रेरी में छिप जाती हैं और एक बुक शेल्फ से दरवाज़ा बंद कर देती हैं, लेकिन जापानी सिपाही दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। जॉन भी छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है। तभी उसे याद आता है वो फॉरनर है और जापानी फॉरनर्स को नहीं मार सकते। उसने फादर इंग्लैमैन के कपड़े पहने हुए थे। जापानी सिपाही लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी जॉन आता है। वो चर्च का फादर होने की एक्टिंग करता है। वो कहता है ये चर्च हमारा है, इसलिए तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। वो जापानी सिपाहियों को चर्च से जाने को कहता है और सभी लड़कियों को अपने पीछे बुला लेता है। तभी जापानी लेफ्टिनेंट आता है और जॉन जो झंडा लेके खड़ा होता है उसे नीचे गिरा देता है और एक बार फिर जापानी सिपाही लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू करते हैं। जॉन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी एक सिपाही उसके सर पे मारता है, जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। वहीं मेजर ली भी अपनी जगह लेता है। तभी एक लड़की सिपाहियों से बचने की कोशिश में नीचे गिर जाती है। कुछ सिपाही शू से ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी ली उन्हें गोली मार देता है। जापानी लेफ्टिनेंट कहता है बाहर चाइनीज़ सोल्जर्स हैं और वो सभी को बाहर जाने को कहता है। जापानी सिपाही बहुत ज़्यादा थे और ली अकेला। उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। उसने वहाँ जो ग्रेनेड छुपाए थे वो एक एक करके उन पर निशाना लगाता है, जिसमें कई जापानीज़ मारे जाते हैं। जापानीज़ सिपाहियों को ली की पोजीशन नहीं पता थी, इसलिए वो इधर उधर गोलियाँ चला रहे थे और ली ग्रेनेड्स की मदद से उन्हें मार रहा था। ली ने एक हेलमेट छुपाया होता है ताकि जापानी उसे देख के बिल्डिंग की तरफ आएँ। जापानी सिपाही उस बिल्डिंग पर ग्रेनेड फेंकते हैं और बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। तभी ली दूसरी बिल्डिंग से एक और जापानी को मार देता है, लेकिन अब उन्हें ली की पोजीशन पता चल गई थी। वो उस बिल्डिंग पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। ली दूसरी बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है। तभी कुछ सिपाही बिल्डिंग पे ग्रेनेड फेंकते हैं, जिससे वो बिल्डिंग तबाह हो जाती है। जापानी सिपाही बिल्डिंग में जाते हैं। ली वहाँ घायल पड़ा होता है। जापानी सिपाही उसे गोलियों से भून देते हैं। ली ने खुद से ग्रेनेड बांधे हुए थे और वो मरते मरते जापानियों को भी साथ ले जाता है। इसके बाद एक जापानी ऑफिसर अपने आदमियों के साथ चर्च में आता है। उनके साथ एक चाइनीज़ आदमी था जो कि शू का पिता है। वो ऑफिसर एक कर्नल है, उसका नाम है हासेगावा। हासेगावा लड़कियों की हालत देखता है। वो जॉन से पूछता है क्या उनके सोल्जर्स यहाँ आए थे। जॉन कहता है हाँ। हासेगावा अपने सिपाहियों के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है चर्च की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। उसके आदमी 24 घंटे चर्च के बाहर रहेंगे, लेकिन जॉन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वहाँ एक पियानो था। हासेगावा को संगीत का शौक था। वो पियानो बजाने लगता है। वहीं बेसमेंट में वो लड़कियां चुपचाप सब सुन रही थी। हासेगावा जॉन से पूछता है क्या बच्चे गाना गाते हैं। जॉन कहता है हाँ। हासेगावा कहता है वो कुछ दिनों में बच्चों का गाना सुनने वापस आएगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शू अपने पिता को जापानियों के साथ देख लेती है और हासेगावा के आदमी चर्च के चारों तरफ तैनात हो जाते हैं। जॉन उन दोनों लड़कियों को दफनाता है। शू जॉन से पूछती है जॉन उनको छोड़ के नहीं जाएगा ना, पर जॉन इसका कोई जवाब नहीं देता। जापानियों को बेसमेंट में जो लड़कियां थीं उनके बारे में नहीं पता था, इसलिए वो लड़कियां चर्च के अंदर से ही सब देखती हैं। इसके बाद जॉन अपने रूम में आता है और उसके पीछे पीछे जॉर्ज भी रूम में घुस जाता है। वो जॉन से पूछता है उसने शू के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। जॉन कहता है वो प्रीस्ट नहीं है। इस पे जॉर्ज कहता है अगर वो उनके साथ प्रीस्ट बन के रहेगा तो जापानी सिपाही उन्हें परेशान नहीं करेंगे,
जॉन कहता है लेकिन मैं प्रीस्ट नहीं हूँ। जॉर्ज कहता है तुम प्रीस्ट नहीं हो, ये तुम ही लड़कियों को बताना। रात को मो जॉन के पास आती है। वो कहती है तुम अब तक यहीं हो, इसका मतलब तुम रुक रहे हो। जॉन उससे कल रात के लिए माफ़ी मांगता है। वो इन बच्चों को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। उन लड़कियों में से एक उस घायल लड़के के लिए गिटार बजाती है, क्योंकि वो लड़का उसे उसके छोटे भाई की याद दिलाता था, पर उस गिटार में एक ही स्ट्रिंग थी। अगले दिन जॉन उस ट्रक को देखता है ताकि उसे ठीक करने के लिए जो सामान चाहिए उसका इंतज़ाम कर सके। जॉन को वहाँ एक ड्रम में पेट्रोल भी मिलता है। तभी वो देखता है शू के पिता चर्च के अंदर आ रहे हैं। शू अपने पिता से मिलती है। वो कहता है मैं जब तुम्हें लेने आया था तुम्हें तभी मेरे साथ चलना चाहिए था। वो जापानियों के यहाँ आने से पहले शू को लेने आया था, पर शू ने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती थी। शू की वजह से उसके पिता नानकिंग में थे और जापानियों के साथ काम कर रहे थे ताकि वो शू को यहाँ से निकाल सकें, लेकिन शू उनकी एक नहीं सुनती और चली जाती है। जॉन शू के पिता से पूछता है क्या वो जापानीज़ के लिए काम करता है। मैंग कहता है वो शू को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। जॉन पूछता है अगर तुमने शू को बचा भी लिया तो बाकी बच्चों का क्या होगा। जॉन कहता है मुझे इस ट्रक को ठीक करना है, पर उसके लिए मुझे कुछ औजार चाहिए जो सिर्फ तुम ला सकते हो, क्योंकि जॉन और बच्चों को चर्च से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जॉन वो लिस्ट मैंग की जेब में डाल देता है। वो मैंग से पूछता है अगर मैंने ट्रक ठीक कर लिया तो हमें और किस चीज़ की ज़रूरत होगी। मैंग कहता है तुम्हें चेक पोस्ट पार करने के लिए परमिट चाहिए होगा, लेकिन मैंग उसकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मो ये सब सुन लेती है। वो जॉन से पूछती है अगर ट्रक ठीक भी हो गया तो तुम सिपाहियों का क्या करोगे। जॉन कहता है सिपाहियों के यहाँ से जाने से पहले मुझे ट्रक ठीक करना है, ताकि जैसे ही वो जाएं हम भी ट्रक लेके निकल जाएं। शू उनकी बातें सुन रही थी और उनके उसे देखने पर वो वहाँ से भाग जाती है। मो कहती है शू जॉन को पसंद करती है। बचपन में मो भी शू की तरह थी। वो भी एक चर्च की स्टूडेंट थी और वहीं उसने इंग्लिश बोलना सीखा। वो कहती है जब वो छोटी थी तो उसे भी एक लड़का पसंद था, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं थी। वो जॉन को छेड़ रही होती है। अगले दिन जॉन भी अपनी दाढ़ी काट के क्लीन शेव कर लेता है। वो लड़का जिसे ली वहाँ छोड़ के गया था आखिरी सांसें लेता है। जॉन उसे दफनाने की तैयारी करता है। इसके बाद वो उसे दफनाता है। तभी उनमें से एक लड़की पूछती है डू कहाँ है। एक लड़की कहती है डू उस लड़के के लिए गिटार बजाना चाहती थी, पर गिटार में एक ही स्ट्रिंग थी, तो वो स्ट्रिंग लेने चली गई और यान भी उसके साथ चली गई। तभी जॉन और जॉर्ज आते हैं। मू जॉन को ड्यू और यान के बारे में बताती है। वो चाहती थी जॉन उन्हें ढूंढने जाए और जॉन इसके लिए मान जाता है। जॉन बाहर खड़े सिपाहियों को समझाने की कोशिश करता है उनके पास खाना नहीं है और उसे बाहर जाना है खाना ढूंढने के लिए। तभी जॉर्ज भी वहाँ आ जाता है। जापानी सिपाही को जॉन की बातें तो समझ नहीं आती, पर वो उसे जाने देता है। जॉन और जॉर्ज रेड लाइट एरिया की तरफ जाते हैं। रास्ते में जॉन को उसका दोस्त टेरी मिलता है। टेरी उसे बताता है वो नानकिंग छोड़ के जा रहा है। एक बोट उसका इंतज़ार कर रही है। अगर जॉन यहाँ से निकलना चाहता है तो उसके साथ चले, पर जॉन उसके साथ जाने से मना कर देता है। वहीं डू और यान को दिखाते हैं। वो दोनों रेड लाइट एरिया पहुँच जाती हैं और डू को गिटार के लिए स्ट्रिंग्स मिल जाती हैं। वो वहाँ से बाहर आती हैं और जापानी सिपाहियों से बच के भाग रही होती हैं, लेकिन इन सब में वो स्ट्रिंग कहीं गिर जाती है। वो दोनों स्ट्रिंग ढूंढने वापस जाती हैं और कुछ दूर जाके उन्हें स्ट्रिंग मिल जाती है, लेकिन तभी जापानी सिपाही उन्हें देख लेते हैं। वो दोनों उनसे बचने के लिए भागती हैं और इस सब में यान को गोली लग जाती है। डू उनसे बचने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन जापानी उसे पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद जॉन और जॉर्ज वहाँ पहुँचते हैं। जापानी सिपाही वहाँ से जा चुके होते हैं। जॉन देखता है यान और ड्यू दोनों वहाँ मरे पड़े होते हैं। जॉन वो स्ट्रिंग लेता है और वापस चर्च जाके मुंह और बाकी सबको बताता है डू और यान मर चुके हैं, लेकिन मरते वक्त वो तड़पे नहीं, वो गोली लगने की वजह से मारे गए। जॉन उन्हें सच नहीं बताता। इसके बाद मैंग जॉन से मिलने आता है। वो जॉन को औजार देता है और एक परमिट भी, जो उसने अपनी बेटी के लिए रखा था। वो कहता है जापानियों को उस पर शक हो गया है और वो उस पर नज़र रख रहे हैं। वो शू को यहाँ से नहीं निकाल सकता। मैंग कहता है जब तुम यहाँ से निकलोगे तो वेस्ट की तरफ जाना। जॉन मैंग का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जॉन और जॉर्ज मिलकर ट्रक को ठीक करते हैं और आखिरी में उसमें पेट्रोल डालते हैं। ट्रक अब तैयार था। कुछ दिन बाद कर्नल हासेगावा बच्चों का गाना सुनने आता है। मो और बाकी लड़कियां बेसमेंट में होती हैं, लेकिन उनकी एक साथी चर्च के ऑल्टर के पीछे छुपी होती है। तभी उसकी बिल्ली उसके हाथ से छूट जाती है और हासेगावा उसे देख लेता है। तभी शू कहती है इसकी स्कूल ड्रेस गंदी थी, इसलिए हमने इसे यहाँ आपके सामने आने से मना किया था। हासेगावा जॉन से कहता है कल उनके कैंप में पार्टी है और वो जॉन और उसके स्टूडेंट्स को वहाँ आने के लिए इनवाइट करता है। जॉन कहता है बच्चे अभी छोटे हैं और उनका गार्जियन होने के नाते मुझे नहीं लगता कि उन्हें पार्टी में जाना चाहिए, इसलिए वो पार्टी में नहीं आएंगे। हासेगावा कहता है ये एक मिलिट्री ऑर्डर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है इन बच्चों ने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन हासेगावा इसमें उसकी मदद नहीं कर सकता था।
हासेगावा कहता है कल उसके सिपाही लड़कियों को लेने आएंगे। जॉन पूछता है पार्टी में क्या होगा। हासेगावा इसका जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। एक सिपाही लड़कियों की गिनती करता है। उसके जाने के बाद वो लड़की कहती है मैं चर्च की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। जॉर्ज कहता है उन्होंने तुम्हें भी गिना है, तुम्हें जाना होगा। वो लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है उन्होंने तुम्हें गाना गाने के लिए बुलाया है। तभी मो और बाकी लड़कियां वहां आ जाती हैं और सभी बच्चे जॉन की तरफ देखते हैं। जॉन कहता है वो लड़की कुछ भी बोल रही है, उसकी बातों पर यकीन मत करो। वो कहता है मैं ऐसी पार्टीज में जा चुका हूँ, वहाँ सब गाना गाते हैं और डांस करते हैं, वहाँ अच्छा खाना होता है और सब वहाँ एंजॉय करते हैं। इसके बाद जॉन अकेला बैठ के सोच रहा होता है बच्चों को कैसे बचाए। तभी मो उसके पास आती है। जॉन मो से कहता है उसने मो के दोस्तों के बारे में भी झूठ कहा था, पर मो ये जानती थी। मो कहती है वो जॉन की मदद से एक लड़की की जान बचा सकती है। वो एक लड़की की जगह जाना चाहती है, लेकिन जॉन मना कर देता है। मो उसे बताती है जब वो बच्चों की उम्र की थी तो उसके सौतेले पिता ने उसका रेप किया और उसके बाद उसे इस काम में लगा दिया, और वो नहीं चाहती थी कि इन लड़कियों के साथ भी ऐसा हो। जॉन चर्च से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स उसे जाने नहीं देते। हर तरफ जापानी सिपाही थे। शू और कुछ लड़कियां फैसला करती हैं वो अपनी जान दे देंगी। वो चर्च के टावर पर चढ़ जाती हैं। तभी जॉन बाकी सबके साथ वहां पहुंचता है। वो उन्हें नीचे उतरने को कहता है, लेकिन शू उसकी बात नहीं मानती और बाकी लड़कियां भी ऊपर चढ़ जाती हैं। तभी मो शू से कहती है वो शू की जगह जाएगी। बाकी लड़कियां भी बच्चों की जगह जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जॉन कहता है ये अच्छा आइडिया है, हम जापानीज को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और वो बच्चों को कूदने से रोक लेते हैं। शू जॉन से पूछती है जापानीज उनके साथ क्या करेंगे। जॉन उन्हें समझाता है उन लड़कियों के सामने जापानीज कुछ भी नहीं है, वो अपना ध्यान रखना जानती हैं। उनमें से एक लड़की पूछती है पर वो हमारी तरह नहीं दिखती, तो फिर वो हमारी जगह कैसे जा सकती हैं। जॉन कहता है ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। बच्चे मो और उसके दोस्तों के लिए अपनी यूनिफॉर्म लाते हैं, पर वो यूनिफॉर्म थोड़ा छोटी होती हैं। उसे बड़ा करने के लिए वो चर्च के पर्दे यूज़ करते हैं। इसके बाद वो सब तैयार होती हैं। जॉन मो का मेकअप करता है। मो बिल्कुल चर्च के बच्चों की तरह लग रही थी। इसके बाद जॉन सभी लड़कियों का मेकअप करके उन्हें तैयार करता है। जॉन मो को बताता है उसकी एक बेटी थी, अगर वो जिंदा होती तो अभी इन्हीं बच्चों के बराबर होती। सभी लड़कियां अपने मेकओवर से बहुत खुश होती हैं। जॉर्ज लड़कियों की गिनती करता है, लेकिन वो सिर्फ 12 थी, और जब जापानी सिपाही ने गिना था उस वक्त वहाँ 13 लड़कियां थी। मतलब किसी एक लड़की को इनके साथ जाना पड़ेगा। तभी जॉर्ज कहता है वो लड़की बन के जाएगा। वो कहता है फादर इंग्लैमैन ने उसे लड़कियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी थी। वो जॉन से कहता है हम ये कर सकते हैं। तभी एक लड़की कहती है क्यों ना हम उन्हें कहें कि एक लड़की बीमार थी और वो मर गई। लेकिन जॉर्ज कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से जापानी चर्च की तलाशी लेंगे और लड़कियां पकड़ी जाएंगी। वो लड़कियां कहती हैं जापानी पहचान लेंगे तुम लड़के हो। लेकिन जॉर्ज कहता है मैं सबसे पीछे रहूंगा और अपना सर नीचे रखूंगा, और वैसे भी गाड़ी चर्च के गेट से ज़्यादा दूर नहीं होगी। लेकिन जॉन मना कर देता है। जॉर्ज कहता है यह आइडिया काम कर सकता है और इससे सभी लड़कियां बच जाएंगी, और जॉन इसके लिए मान जाता है। वो कटे हुए बालों से एक विग बनाता है और जॉर्ज को तैयार करता है। मेकअप के बाद जॉर्ज भी लड़की लग रहा था। इसके बाद वो एक शीशा तोड़ती है और उसका एक टुकड़ा उठा के अपने कपड़ों में छुपा लेती है। वो बाकी सबको भी अपने कपड़ों में एक हथियार छुपाने को कहती है। जॉन जॉर्ज से कहता है तुम्हें कैसे भी बीच रास्ते से भागना होगा। लेकिन जॉर्ज कहता है वो भागेगा नहीं, अगर उसने ऐसा किया तो जापानियों को पता चल जाएगा। वो जॉन और लड़कियों को भागने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहता था। कुछ देर बाद एक जापानी ऑफिसर सिपाहियों के साथ वहाँ आता है। वो लड़कियों को लेने आया है। वो ऑफिसर जॉन को कुछ गिफ्ट्स देता है। तभी मैंग भी बाहर खड़े हासेगावा के सिपाहियों के पास जाता है। मैंग उनमें से एक को जानता था। वो उससे शू को यहाँ से निकालने के लिए मदद मांगता है। वो सिपाही कहता है ये ऑर्डर उनके कमांडर का है, इसमें वो या हासेगावा कुछ नहीं कर सकते। मैंग ने उससे शू को यहाँ से निकालने के लिए कुछ पैसे भी दिए थे, लेकिन इस बात से वो भड़क जाता है। वहीं मो और उसके साथी ट्रक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पीछे था जॉर्ज। जापानी ऑफिसर उनकी गिनती करता है और लड़कियों के साथ जॉर्ज भी ट्रक में बैठ जाता है। तभी जॉन की नज़र मैंग पे पड़ती है। मैंग को लग रहा था जॉन बच्चों को जापानीज के हवाले कर रहा है। तभी उनमें से एक लड़की चिल्लाने लगती है मैं चर्च की स्टूडेंट नहीं हूँ, और मैंग समझ जाता है इन लड़कियों में उसकी बेटी नहीं है। जॉन उसे शांत करता है और सिपाही उसे भी ट्रक में बिठा देते हैं। तभी वो सिपाही मैंग को गोली मार देता है और जापानीज लड़कियों को लेके चले जाते हैं। जॉन देखता है मैंग मर चुका है, पर उसके पास समय नहीं था। वो अंदर आके लड़कियों को बेसमेंट से निकालता है और लड़कियों की मदद से ट्रक में वाइन रखता है। वो शू से कहता है तुम्हारे पिता अच्छे आदमी थे, उनके बिना हम ये कभी नहीं कर पाते। वो लड़कियों को ट्रक में छुपाता है और ट्रक पे जापानी झंडा लगाता है, और अब बारी थी ट्रक को स्टार्ट करने की। वो ट्रक का हैंडल घुमाता है, पर कुछ नहीं होता। वो भगवान का नाम लेके एक बार फिर कोशिश करता है,
और ट्रक स्टार्ट हो जाता है। जॉन ट्रक लेके वहाँ से निकलता है। कुछ दूर जाके एक चेक पोस्ट आती है जहाँ वो परमिट दिखाता है, लेकिन जापानी ट्रक की तलाशी लेना चाहते थे। जॉन कहता है ट्रक में वाइन है और वो वाइन की कुछ पेटी उस सिपाही को दे देता है और वो उसे जाने देता है। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।